A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी के बारे में। तो क्लास 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। सो इस चैप्टर के अभी तक हम 1-2 पार्ट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, तो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि किस तरीके से रशिया के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन चल रहा था। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं, जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो, और आपको मेरे बाकी लेक्चर्स के लिंक जो है वो भी यहीं पर मिल जाते हैं। हम जैसा कि बात कर रहे हैं कि क्लास 9 जो हिस्ट्री एनसीईआरटी है वो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करती है। तो चैप्टर 1 में हम अब तक पढ़ चुके हैं अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने बात किया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन से काफ़ी पहले आया था। टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उससे बेनिफिट्स क्या हुए थे, उससे जो हुए थे सोशलिस्ट आइडियाज़ डेवलप हुए थे। तो जो वो आइडियाज़ जो थे फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये जो आइडियाज़ थे अभी तक जो है हमारी सोसाइटी के अंदर प्रिवेलेंट नहीं थे। फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे के सारे आइडियाज़ के बाद जब वो सारे यूरोप में फैलते हैं और यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ जाता है तो सोशलिस्ट आइडियाज़ की डेवलपमेंट होती है, विच लेटर ऑन शिफ्टेड टू द रशिया। ओके, ये सारी बात हम अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ कि अब तक जो है रशिया, अभी तक के हमने जो रशियन रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने अब तक क्या बात किया, तो हम इसको एक क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा था। तो अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो सबसे पहले क्या हुआ था 19th सेंचुरी में, उससे पहले जो है फ्रांस में जो है रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सारे आइडियाज़ जो है वो आते हैं सामने। वो सारे के सारे जो आइडियाज़ हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे के सारे आइडियाज़ पूरे यूरोप में फैल रहे हैं। अब क्योंकि ये पूरे यूरोप के अंदर आइडियाज़ फैल रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक कंट्री के अंदर रिवॉल्यूशन है तो सिर्फ वो वही कंट्री अफेक्टेड होगी, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ में जैसे जैसे ये बात फैलेगी वो कंट्रीज़ के अंदर भी अपराइजिंग शुरू हो जाती है। तो अब पूरे के पूरे यूरोप में ये सारे आइडियाज़ फैल रहे हैं। अब यूरोप की जो सोसाइटी थी, यूरोप के अंदर 3 ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव। उसके बाद क्या देखने को मिला हमें, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिलता है हमें यूरोप का। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ लगाए जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ जब लगेंगे तो इंडस्ट्री वाले प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। वर्कर्स की कंडीशन ख़राब है, वर्कर्स के वेजेस कम है, तो उसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या शुरू हो जाता है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी किसके थॉट्स से शुरू होती है? अगर कुछ बड़े लोगों के नाम लिए जाएं तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल जो है वो अपने सोशलिस्ट आइडियाज़ को देते हैं। लोगों को वो काफ़ी पसंद भी आते हैं, एक क्लास ऑफ द पीपल को, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कभी भी आप देखेंगे तो नॉर्मल जो वर्किंग क्लास होगी उसकी पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा मिलेगी आपको। जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या जो वेल्दी पीपल होंगे उनकी पॉपुलेशन हमेशा कम मिलेगी। तो मेजॉरिटी जो क्लास थी वो वर्किंग क्लास थी, तो उनको ये आइडियाज़ काफ़ी पसंद आ रहे हैं। 1889 में क्या होता है, 1889 में एक सेकेंड इंटरनेशनल बनाई जाती है, जो कि सोशलिस्ट जो आइडियोलॉजी रखते हैं लोग उनके द्वारा बनाई जाती है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये सब चल रहा था डेवलपमेंट यूरोप में। अब उस टाइम पे रशिया के अंदर क्या चल रहा था, रशिया के अंदर चल रहा था ज़ार का रूल, ये आप जानते हैं अच्छे से। वर्कर्स जो थे स्ट्राइक कर रहे हैं, पीजेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कब की बात है ये, रशिया के अंदर भी जो है अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है धीरे धीरे, तो उसके बाद जो वो सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर शुरू हो रही है। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई जाती है। उसके बाद 1900 में जो है सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई जाती है रशिया में। रशिया की जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी उसकी 2 डिवीजन्स हो जाती हैं, बोल्शेविक एंड मेंशेविक। बोल्शेविक वो डिवीजन है जो कि जिसके अंदर ज़्यादा डिसिप्लिन है, जिसके अंदर एंट्री जो है लोगों की कम है, और मेंशेविक जो है वो एक कॉमन ग्रुप था जिसके अंदर कोई भी ज्वाइन कर सकता है। फिर रशिया के अंदर जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है उसके अंदर आप देखेंगे 1905 में हमें एक ब्लडी संडे देखने को मिलता है, जिसमें जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उनके ऊपर वहाँ की जो सरकार थी वो बेसिकली कौन था, ज़ार निकोलस वाली जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनके ऊपर अटैक करवा देते हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। लोग इससे काफ़ी नाराज़ होते हैं। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, डूमा का क्रिएशन किया जाता है। डूमा क्या है, पार्लियामेंट है वहाँ की, तो डूमा का क्रिएशन किया जाता है। उसके बाद एक के बाद दूसरी बार के बाद तीसरी डूमा आती है, वो हमने डिटेल में बात कर लिया। अब तक क्या है, 1914 का टाइम पीरियड आ चुका है। ज़ार निकोलस जो उनकी वाइफ है वो जो है जर्मन है। रशिया के अंदर जो है, रशिया भी वॉर में अब शामिल हो जाता है। लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि रशिया को वॉर के अंदर डिफीट झेलनी पड़ रही है, तो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 1917 में क्या होता है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में हमने डिटेल में बात किया था, और 1917 के अंदर ही मोनार्की एंड हो जाती है। तो 1917 में जाके मोनार्की एंड होती है रशिया के अंदर। अक्टूबर रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है साथ में 1917 में। और अब क्या होता है, द बोल्शेविक पार्टी टेक्स कंट्रोल। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि अब क्या हो गया, 1917 के अंदर जो है
मोनार्की का एंड हो जाता है और बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाती है। अब जो बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाती है तो वो एक ट्रीटी साइन करती है जर्मनी के साथ कि वॉर को एंड करो, और वॉर एंड हो जाती है। अब बात शुरुआत होती है सिविल वॉर की। ये सब कुछ हो चुका है, अब तक वॉर एंड हो चुकी है, अब हो गई है सिविल वॉर शुरू। सिविल वॉर किस किस के बीच में शुरू हुई है? सिविल वॉर शुरू होती है बोल्शेविक पार्टी के लोग और एंटी पार्टी, मतलब वो लोग जो बोल्शेविक पार्टी को पसंद नहीं करते। वो कौन लोग होंगे? वो प्रो ज़ारिस्ट हैं, जो लोग ज़ार को पसंद करते हैं वो वाले लोग हैं, और जो उनके सपोर्टर हैं। तो इन दोनों के बीच में सिविल वॉर शुरू होती है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि बोल्शेविक जो है ऑर्डर देता है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का। रशियन आर्मी ब्रोक अप एज सोल्जर्स विश टू गो टू होम। अब वॉर खत्म हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। सोल्जर्स बहुत ज़्यादा परेशान है, 3-4 साल जो है उन्होंने लगातार लड़ाई में लगाए। तो अब क्या है, वो बोलते हैं कि हमें अपने अपने घर जाना है। तो बोल्शेविक जो पार्टी के जो लोग थे उनको रेड बोला जाता है, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज जो थे वो ग्रीन बोले जाएंगे, और प्रो ज़ारिस्ट जो ज़ार को सपोर्ट करते हैं वो वाइट थे। तो रेड, ग्रीन और वाइट के अंदर डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर हो रही है ये बात? रशिया के अंदर 3 कैटेगरी के लोग आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब क्या है, जो नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रूप्स टू फाइट विद बोल्शेविक। तो फाइट किस किस के बीच में है? बोल्शेविक के बीच में, और ग्रीन और वाइट और उनके सपोर्टर्स के बीच में फाइट है। तो होता क्या है, 1918 और 1919 में जो है सोशल रिवोल्यूशनरीज जो है एंड प्रो ज़ारिस्ट जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं बहुत सारे रशिया के एम्पायर को। अब वो रशिया के एम्पायर को कंट्रोल कैसे कर पा रहे थे? वो इसलिए कंट्रोल कर पा रहे थे क्योंकि रशिया के अंदर जो सोशलिज्म आ गया था उससे बाकी के जो कंट्रीज़ थे, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान, ये सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने देखा कि इन्होंने उठा के जो है ज़ार का जो है रूल को ख़त्म कर दिया, ज़ार निकोलस II को। तो इसी तरीके के आइडियाज़ जो है हमारी कंट्री में भी आ जाएंगे, तो हमें इसको सप्रेस करना पड़ेगा। तो वो सब लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया। तो बोल्शेविक पार्टी के लोग एक तरफ और बाकी की सारी जो लोग हैं वो एक तरफ, और सिविल वॉर चल रहा है। अब जो ये सिविल वॉर होता है, जब भी किसी कंट्री के अंदर सिविल वॉर होता है तो कौन सफ़र करता है? सिविलियंस बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। सिविल वॉर चलता है, एक तरीके की आइडियोलॉजी के लोग, दूसरी तरीके की आइडियोलॉजी के लोग, लेकिन जो कॉमन जनता है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता, उसको अपने कामों से मतलब होता है, बट सबसे ज़्यादा सफ़र वो ही करती है। ओके, तो सपोर्टर्स जो होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के वाइट के लोगों के बीच में, वाइट वाले कौन से थे? जो ज़ार के सपोर्टर थे। वो अब किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श मेजर्स लगा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, अब कुछ लोग तो ऐसे थे, देखिए रशिया में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं करते थे, बट वो वाइट्स को सपोर्ट करते थे, ग्रीन्स को सपोर्ट करते थे। लेकिन अब उन्होंने वाइट्स जो थे, मतलब ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, वाइट्स, ग्रीन एंड रेड में से, तो जो वाइट्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श मेजर लिए, तो उन्होंने पॉपुलर सपोर्ट जो है लूज़ कर दिया। अब लोग जो है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे वाइट्स को। सो बोल्शेविक जो है वो कॉपरेशन शुरू करती है विद नॉन रशियन नेशनैलिटीज़। सिविल वॉर चल रही है, बोल्शेविक जो है वो भी तो शांत नहीं बैठेंगे, तो वो सपोर्ट गेन करते हैं नॉन रशियन से, और मुस्लिम लोगों से सपोर्ट ली जाती है। और क्या होता है, जनवरी 1920 में बोल्शेविक पार्टी जो है वो मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर को कंट्रोल कर लेती है। 1918-19 में क्या था, डोमिनेट कौन करने लग गए थे? उस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी और प्रो ज़ारिस्ट। लेकिन 1920 तक आते आते जो है बोल्शेविक बाहर के लोगों की सपोर्ट से पूरे रशिया को कंट्रोल करती है। ये कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है? ये चल रही है सिविल वॉर रशिया के अंदर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होती है। अब क्या है साथ में, सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। अब एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए, जब भी किसी पार्टी का रूल आता है ना, मतलब जब भी कोई एक ग्रुप रूल करना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत आइडियलिस्ट तरीके से चलता है, बट वो अपनी आइडियोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पाते। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। चाहे आप अपने हम इंडिया के खुद के रिवोल्यूशन के बारे में बात करें, जो कि हमारी इंडिपेंडेंस के लिए था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक मूवमेंट चल रहा है, बट उसमें फिर तरह तरह के एलिमेंट शुरू हो गए, चौरा चौरी आ गया। इस टाइप से देखो अब रशिया के अंदर भी हो रहा है। बोल्शेविक पार्टी रूल कर रही है, लेकिन बोल्शेविक पार्टी के सब लोग तो एक जैसे नहीं है। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वायलेंस शुरू कर दी, मसैकर करना शुरू कर दिया लोगों को। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग जो होते हैं बोल्शेविक के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। तो रशिया के अंदर आप देखेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बोल्शेविक भी बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ कर रहा है, तो लोग परेशान है। रेमेडी क्या है? टू रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन सोवियत यूनियन। ओके, because of the unpopular policies of Bolshevik, attempts to win over different nationality were only partly successful. अब क्या था, वो अलग अलग नेशनैलिटी के जो लोग थे उनकी सपोर्ट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो इतना ख़राब हरकतें करते थे, वायलेंस इतना ज़्यादा था कि उनकी सपोर्ट उनको मिल नहीं पाती। अब हम बात करते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होती है? जब सिविल वॉर चल रहा था
तो बोल्शेविक ने क्या किया था, बोल्शेविक पार्टी के पास पावर आ जाती है तो बोल्शेविक पार्टी क्या करती है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बैंक्स होते हैं, उन सबको नेशनलाइज कर देती है। जो सबकी सब लैंड होती है उसको कलेक्टिव लैंड बना देती है किसानों की। पीजेंट्स जो होते हैं वो कल्टीवेट करते हैं अपने लैंड पर, तो लेकिन उनको सोशलाइज कर दिया जाता है, मतलब सरकार की लैंड है, उनकी जो लैंड है। दे यूज कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डिमॉन्स्ट्रेट द कलेक्टिव वर्क। वो सारी लैंड पे साथ में कलेक्टिव वर्क कर रहे हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग की जा रही है कंट्री को डेवलप करने के लिए। 5 ईयर प्लान्स जो है वो यहीं से डेवलप होना शुरू होते हैं। मतलब कि सोशलिस्ट बना दिया गया है कंट्री को, कुछ किसी की भी खुद की वेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसने फिक्स कर दिए हैं प्राइजेस। जो भी खेत में जो भी चीज़ें अनाज उगेगा उस सबके प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं। सेंट्रल प्लानिंग की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं क्योंकि सरकार ने अपने पास ले ली। मतलब बोल्शेविक पार्टी है, उसने सारी चीज़ों को नेशनलाइज करके अपने पास पावर ले रखी है। तो उसे समझ लीजिए उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो प्रॉज ये थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है रशिया के अंदर, बट कॉन्स क्या है, किसी के पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो लोगों के अंदर रिसेंटमेंट भी आता है, न्यू फैक्ट्रीज आती हैं, रैपिड कंस्ट्रक्शन होता है, वर्कर्स को काम करना पड़ रहा है फैक्ट्री में, तो उनकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं सिविल वॉर के बाद में, सिविल वॉर के ड्यूरिंग और सिविल वॉर के जस्ट बाद में, और रशिया जो है वो एक सोशलिस्ट कंट्री बन गया। स्कूलिंग सिस्टम जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं किसान, क्रेच डेवलप किए जा रहे हैं, चीप पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड किया जा रहा है, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं। मतलब सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो वो उस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। इंडस्ट्रीज़ लगाई जा रही हैं, सारी लैंड जो है और बैंक इंडस्ट्री सबको नेशनलाइज कर दिया गया है। लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम किया जा रहा है, क्रेच बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, स्कूल सिस्टम को अच्छा किया गया, 5 ईयर प्लान को लाया गया। तो ये सारी चीज़ें रशिया के अंदर चल रही हैं। अब क्या होता है, अब रशिया के अंदर जो है लेनिन की डेथ के बाद, जो कि उनका मेन लीडर था बोल्शेविक पार्टी का, ये हम जानते हैं, तो उसकी डेथ के बाद आता है स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तो अब वो पार्टी को हेड करता है आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। तो ये कौन सा पीरियड चल रहा है, अब 27 से 28, 1927 से 1928 वाला टाइम पीरियड चल रहा है। सो क्या हो रहा है, उसी टाइम पर एक एक्यूट ग्रेन की सप्लाई की शॉर्टेज आ जाती है, मतलब अनाज की मंदी बढ़ रही है, मतलब अनाज जो है नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइस फिक्स कर दिए, लेकिन पीजेंट जो है, किसान जो है, वो फिक्स प्राइस पे अपना अनाज नहीं सेल कर रहे। स्टालिन था उस टाइम पे, लेनिन की डेथ हो चुकी है, तो स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया फर्म एमरजेंसी मेजर्स बाय कॉन्फिस्केटिंग सप्लाईज बाय रेडिंग कुलाक्स। कुलाक्स क्या थे, वेल्दी पीजेंट्स थे। तो कुलाक्स जो थे वहाँ के बड़े किसान थे, तो उनके ऊपर रेड करना शुरू कर दिया, एमरजेंसी मेजर्स लगा दिए, क्योंकि उन्होंने फिक्स प्राइस पे अपने अनाज को बेचने से मना कर दिया था। ओके, तो ग्रेन्स की शॉर्टेज थी, वॉज पार्टली ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग विच वर डिफिकल्ट टू मॉडर्नाइज। ग्रेन्स की शॉर्टेज होने का एक बड़ा कारण ये भी होता है, जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना, अगर आप उनको बोलेंगे भी कि भाई आप ट्रैक्टर खरीद के ले आओ, तो कैसे खरीदेंगे वो ट्रैक्टर, वही सारे के सारे प्रॉब्लम। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाले जो प्रॉब्लम थे, उसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अब कुलाक्स की जो है ग्रेन्स को ले लिया गया है फोर्सफुली, तो कुलाक्स को हटा दिया गया है एंड लैंड वॉज टेकन फ्रॉम प्रीजेंट एंड स्टेट कंट्रोल लैंड फार्म्स वर एस्टैब्लिश। ये हमने आगे वाली स्लाइड में भी पढ़ा था। तो एक कॉमन जो है नेशनलाइज कर दिया गया है सारे लैंड को भी। तो स्टालिन की जो ये पॉलिसी थी उसको हमने बोला स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो स्टालिन ने सब कुछ कलेक्ट करना शुरू कर दिया। सो 1929 में क्या होता है कि पार्टी को फोर्स किया जाता है, पार्टी फोर्स ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन द कलेक्टिव फार्म्स एंड प्रॉफिट वॉज शेयर्ड, क्योंकि सोशलिज्म आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं कि लोगों के मन में क्यों रिसेंटमेंट था। आपने फिक्स प्राइस कर दिया, फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा है, नहीं हो रहा तो उनकी लैंड को ले लिया गया है और उसको नेशनलाइज कर दिया गया, ये सब चल रहा है। तो अब किसान तो नाराज़ है। तो एनरेज पीजेंट्स रेजिस्ट द अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रॉय देयर लाइवस्टॉक एंड वर सिवियरली पनिश्ड। तो खुद ही के, अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसको कोई सीज कर रहा है ना, आपके पास तो रहेगी नहीं, तो आप क्या सोचोगे, उसको बर्बाद कर दो, तो दूसरा बंदा ले रहा है उसके भी काम ना आए। तो यही वहाँ पे चल रहा था, लोगों ने अपने खेतों में अपने लाइव स्टॉक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो पीजेंट्स जो थे वो सपोर्टेड सोशलिज्म बट दे डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स। वो कहते थे कि ठीक है सोशलिज्म ठीक है, कम से कम हम अपने फार्म्स में तो काम करने दो। तो ये सब चल रहा था। तो स्टालिन की गवर्नमेंट जो थी वो थोड़ी इनपॉपुलर गवर्नमेंट हो गई थी। कुछ उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन को अलाउ भी किया, लेकिन उनका जो एटीट्यूड था, स्टालिन की गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स दैट फार्मर्स, वो बहुत ख़राब था। तो ये सब चल रहा है। 1930 से 33 वाला जो टाइम पीरियड है, एक रिसेशन वाला, बहुत वो हम टाइम पीरियड देखेंगे जिसको हम इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में। तो ये वो वाला टाइम है 1930 से 1933 वाला, जिसमें बैड हार्वेस्ट भी देखने को मिलती है। ये जो था सोवियत हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डार्क, मतलब डिवास्टेटिंग फेमाइन था।
बहुत ज़्यादा वहाँ पे उनको ग्रेन की शॉर्टेज मिलती है। स्टालिन जो है पनिश करता है क्रिटिक्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, जो भी स्टालिन के अगेंस्ट में काम करता है या बोलता है उसको बहुत पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये वो वाला पीरियड है जब स्टालिन है। तो स्टालिन का ये देखिए पोस्टर बनाया गया है, लोगों की वो बात नहीं सुन रहा, कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी चल रही है, सब कुछ जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब क्या है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है ऑफ द रशिया रिवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। जो एग्जिस्टिंग जो सोशलिस्ट पार्टी थी इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव द वे ऑफ बोल्शेविक टुक पावर। अब जो रशिया के अंदर तो ये सब चल रहा था, ये बोल्शेविक ने पावर में आ गए हैं, बट जो बाकी की फोर्सेस थी चारों तरफ वो ये कहती थी, उनको पसंद नहीं था, और वर्ल्ड वॉर भी हो चुकी है तो बाकी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था कि रशिया के अंदर जिस तरीके से चेंज हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द वर्कर स्टेट इंस्पायर्ड फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी इन मैनी कंट्रीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बाकी के कंट्रीज़ में भी ये आइडियाज़ जाते हैं और वहाँ पे पार्टीज़ बनाई जाती हैं। बहुत सारे जो नॉन रशियन हैं आउटसाइड द यूएसएसआर वो पार्टिसिपेट करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल ऑफ ईस्ट में एंड बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिट्रन। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोगों को पसंद आ रहे हैं आइडियाज़, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर। तो ये सब कुछ चल रहा है। पीपल रिसीव एजुकेशन इन यूएसएसआर, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी एंड वर्कर्स ऑफ ईस्ट, ये सारे की सारी जो उनकी यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाए गए थे उसके अंदर लोग जाके अपना काम कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था, बट पुअर को खाना खिलाया जा रहा था, लेकिन ये सब होने के बावजूद इट हैज़ डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम टू सिटीजन। सोशलिज्म तो चल रहा है, गवर्नमेंट काम कर रही है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ है, और लेनिन के बाद आने के बाद तो बहुत ज़्यादा रिप्रेसिव पॉलिसीज़ है। तो जब तक 20th सेंचुरी की ख़त्म होती है तब तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन जो है यूएसएसआर की वो फॉल करने लग गई है। जिस सोशलिस्ट आइडियाज़ के साथ यूएसएसआर में रशिया के अंदर जो रिवोल्यूशन चल रहा था, उन सारे जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया और उनके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। तो मतलब वर्ल्ड ओवर जो है वो जो सपोर्ट होती है ना रशिया के लिए वो कम हो रही है धीरे धीरे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक 20वीं शताब्दी ख़त्म होती है तब तक जो है लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई ये सोशलिस्ट जो आइडियाज़ जो यहाँ पे चल रहे हैं ये इतने ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। तो ये सारा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारा हम लोग रिवाइज़ कर चुके हैं। बोल्शेविक ने कंट्रोल ले लिया है, फिर एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, बोल्शेविक पार्टी का कंट्रोल तक। उसके बाद जब हमने देखा सिविल वॉर शुरू हो गई, स्टालिन की डिक्टेटरशिप शुरू हो गई, और इसकी वजह से जो है रशिया की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी फॉल करती है। तो ये था ओवरऑल अगर आप देखेंगे रशियन रिवोल्यूशन। तो रशियन रिवोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो वो एक 20-30 साल का पीरियड था जिसमें रिवोल्यूशन चल रहा था। उसके बाद तो सब उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमने रशियन रिवोल्यूशन में पढ़ा, क्या बाकी का वर्ल्ड इससे इन्फ्लुएंस हो रहा था, स्पेशली इंडिया? यस, इंडिया भी बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे रशिया में रिवोल्यूशन चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर की राइटिंग्स में आपको सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी रशियन रिवोल्यूशन के बारे में। अगर कंक्लूजन की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो सोशल चेंजेस लेकर आए थे रशिया की सोसाइटी में। मोनार्क का फॉल हुआ था फरवरी 1917 में, एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रिवोल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं रशियन रिवोल्यूशन क्या था एग्जैक्टली, तो 1905 से जो शुरुआत हुई थी ब्लडी संडे से, तो उससे लेकर 1917 तक, जब तक मोनार्क का फॉल होता है तब तक वाले टाइम पीरियड को अगर हम ट्रूली सेंस में देखेंगे तो वो रशियन रिवोल्यूशन था। उसके बाद तो क्या हुआ था, बोल्शेविक पार्टी पावर में आ जाती है, डिक्टेटरशिप चलती है कम्युनिस्ट पार्टी की, रिवोल्यूशन रिमूव फ्रॉम रशिया फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड ट्रांसफॉर्म रशिया एम्पायर टू यूएसएसआर। It broadened the objective of independence to include socialism and economical equality। तो ये जो सारे के सारे जो आइडियाज़ थे सोशलिज्म का, इकोनॉमिक इक्वालिटी का, ये सारे के सारे आइडियाज़ जो हैं रशियन रिवोल्यूशन का बाई प्रोडक्ट हैं फॉर रशिया ऑल्सो एंड फॉर वर्ल्ड ऑल्सो। सो आई होप चैप्टर काफ़ी लंबा था, मैंने कोशिश की कि आपको उस चैप्टर को स्टोरी की तरह समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है, अगर मैं यूपीएससी की बात करती हूँ तो सिर्फ मेंस का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री जो है मेंस में आती है, बट वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आपको मेंस का पेपर जो है हिस्ट्री का उसको लिखने के लिए नहीं है समझनी। आपको अगर वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आती है तो आपको खुद के कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड पर किस तरीके के जो डिसीजंस लिए जा रहे थे उसका कारण क्या था, वर्ल्ड में किस तरीके की पॉलिटिक्स चेंज होती है वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो आपका पेपर है उसमें आपको समझने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी डायनामिक्स चेंज होती है, उसके कारण क्या होते हैं। आपने देखा कि अमेरिका, हमने जब पढ़ा था फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में तो हमने देखा था अमेरिका को फ्रीडम कब मिला था। अमेरिका को फ्रीडम मिलने के लिए
फ्रांस ने सपोर्ट किया था, अमेरिका किसकी कॉलोनी था, यूके की कॉलोनी था। तो ये सारी चीज़ें जब आपको सीखने को समझने को मिलती हैं तो आपका एक हॉलिस्टिक व्यू डेवलप होता है, विच इज़ अवर गोल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।